हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स एंड द कोल्ड वार। अच्छा, दो वर्ल्ड वार का पीरियड जो था 1919 से लेकर 1939 तक, और कोल्ड वार का जो पीरियड है वो है 1947 से लेकर 1991 तक। जो पीरियड है बिटवीन वर्ल्ड वार वन जो कि हुई 1914 से लेकर 1918 के टाइम पीरियड के बीच में, और जो वर्ल्ड वार टू है जो हुई 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड के बीच में, उसको कहा जाता है कि ये मेजर ग्लोबल चेंजेस हुई है। इस टाइम पीरियड में कुछ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स आए हैं और बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई हैं जो कि नाकाम हुई हैं अमन को कायम करने के लिए। कुछ इवेंट्स हैं जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गई, राइज ऑफ फैशिज्म हो गया, और लीग ऑफ नेशन का क़याम। ये एक आउटब्रेक है वर्ल्ड वार टू को डिफ़ाइन करने के लिए कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारे पास इस एरा में किस टाइप के थे। जो रशियन रेवोल्यूशन है 1917 से लेकर, और उसका क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इसको हम डिस्कस करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 में हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ज़ारिस्ट रिजीम जो है ओवरथ्रो हो गया, ज़ारिस्ट रिजीम गिर गई और इस्टेब्लिशमेंट हुई फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट अंडर व्लादिमीर लेनिन। ये इवेंट जो है बहुत सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कंसिक्वेंसेस हैं इस इवेंट के, जिसने शेप किया है ग्लोबल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। विंस्टन चर्चिल इस चीज़ को कहते हैं कि द बोल्शेविक्स आर नॉट अ गवर्नमेंट, they are a band of outlaws who have seized control of the Russian state। इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे रशियन रेवोल्यूशन का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म होता है। सोवियत यूनियन जो है, जिसको हम USSR भी कहते हैं, इसका मकसद ये था कि प्रोमोट करें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को पूरी दुनिया में और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अलार्म करके रख दें। दूसरा ये इम्पैक्ट है कि राइज ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स था। राइज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, UK, फ्रांस, ये कम्युनिज़म को एक थ्रेट के तौर पे देखती थी, और इसकी वजह से टेंशन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। और लेटर ऑन क्या हुआ कि कोल्ड वार हो गई 1947 से 1991 के पीरियड में। और इसके बाद हमारा तीसरा इम्पैक्ट ये है कि रेड स्केयर और वेस्टर्न पॉलिसीज़, एंटी कम्युनिस्ट सेंटीमेंट्स जो हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक और मिलिट्री एफर्ट्स मिला, और उन्होंने रोका सोवियत के इन्फ्लुएंस को फैलने से मज़ीद। चौथा इम्पैक्ट ये है कि फॉरेन इंटरवेंशंस हुई। जो अलाइड पावर्स थी इनिशियली वो सपोर्ट कर रही थी एंटी बोल्शेविक फोर्सेस को, मतलब कि वाइट आर्मी को, रशियन सिविल वार 1918 से 1922 के टाइम पीरियड के बीच में हुई थी। तो जो अलाइड पावर्स थी वो सपोर्ट कर रही थी उनको, एंटी बोल्शेविक फोर्सेस को, मतलब कि वाइट आर्मी को सपोर्ट कर रही थी इस रशियन सिविल वार में। इस चीज़ ने क्या किया था कि सोवियत के रिलेशन जो वेस्ट के साथ थे उनको और मज़ीद डेट्रियोरेट कर दिया था, मतलब वर्सन कर दिया था। अब देखें कि जो रशियन रेवोल्यूशन है जो 1917 के टाइम पीरियड में हुई, तो उसमें कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। सबसे पहले रियलिज़म है। रियलिज़म कैसे अप्लाई होती है कि वेस्टर्न नेशंस सोवियत कम्युनिज़म को एक डायरेक्ट थ्रेट के तौर पे देखती हैं कि उनकी पावर को एक थ्रेट है और वो उसको रोकना चाहती हैं। इस तरह से ये रियलिज़म की थ्योरी इस पे अप्लाई हो रही है। दूसरी थ्योरी जो अप्लाई हो रही है वो है मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म कैसे अप्लाई हो रही है कि जो USSR है वो इस चीज़ पे यकीन करता था कि इनएविटेबल ग्लोबल क्लास स्ट्रगल होनी चाहिए और वो प्रोमोट करेगी रेवोल्यूशन को। तो ये इस तरह से मार्क्सिज्म भी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अब हम कॉजल एरो मेथड को देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है जो लीड करेगी सोशल अनरेस्ट को। सोशल अनरेस्ट होगा तो वो लीड करेगा रेवोल्यूशन को, और जब रेवोल्यूशन होगी तो वो लीड करेगा इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को। ये है कॉजल एरो मेथड। इसको हम इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लिखें, उसको एरो लगाएं, और सोशल अनरेस्ट फिर एरो, और फिर रेवोल्यूशन फिर एरो, और इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसको आप हॉरिजॉन्टली भी एरो लगा सकते हैं, वर्टिकली भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कॉजल एरो मेथड अप्लाई होता है यहाँ पे। अब लेवल ऑफ एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि लेनिन की जो लीडरशिप थी और उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी वो कम्युनिज्म से थी इंडिविजुअल लेवल पे।
सेकेंडली ये है कि स्टेट लेवल में क्या था, जो सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या चाहती थी कि आप वो कम्युनिज्म को स्प्रेड करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये स्टेट लेवल पे था। सिस्टमैटिक लेवल में अगर हम इसको एनालाइज करें तो कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इस तरह से ये सिस्टमैटिक लेवल पे भी अप्लाई होती हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है कि जो राइज फैशिज्म का यूरोप में, अब देखें इसको हम डिस्कस करते हैं। जो इंटरवार का पीरियड है उसने देखा एक राइज फैशिज्म का, एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है ये इसने कहाँ जन्म लिया, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में और जापान में। फैशिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे, बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर और फ्रांसिस्को फ्रैंको। इनकी बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, एक्सपेंशनिस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज़, जिसकी वजह से ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आई। बेनितो मुसोलिनी क्या कहते थे, द स्टेट इज़ एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रिलेटिव। अच्छा, अब की फीचर्स क्या है राइज ऑफ फैशिज्म इन यूरोप के? की फीचर्स ये हैं, फैशिज्म के एक्चुअली की फीचर्स ये हैं कि सबसे पहला की फीचर है टोटलिटेरियनिज्म, एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे, टोटलिटेरियनिज्म ये कहता है। सेकेंडली जो फैशिज्म का की फीचर ये है कि मिलिटरिज्म होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं जिनका मकसद होता है कि वो टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट करें। थर्डली ये है कि एंटी कम्युनिज्म क्या कहती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होनी चाहिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट से। फोर्थ हमारे पास फैशिज्म का की फीचर ये है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म होनी चाहिए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है, हमारे पास सेल्फ सफिशेंसी हो और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमीज़ हों। ये हमारे पास 4 की फीचर्स थे फैशिज्म के। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या है फैशिज्म का इंटरनेशनल रिलेशन पे। सबसे पहले जर्मनी का एग्रेशन होता है, एडोल्फ हिटलर नाजी रिजीम जो 1933 से लेकर 1945 तक हुई, वो इनकार करती है ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स का जो 1919 में हुई। उसने रीआर्म किया जर्मनी को और उसने एनेक्स की टेरिटरीज ऑस्ट्रिया में, जैसे ऑस्ट्रिया ने एनक्लस में की 1938 में। सेकेंडली क्या इम्पैक्ट हुआ इसका फैशिज्म का कि इटली ने एक्सपेंशन की, इटलीज एक्सपेंशन। मुसोलिनी ने इन्वेड किया था इथोपिया पे 1935 से 36 के टाइम पीरियड के बीच में। इसने वायलेट की थी लीग ऑफ नेशन के प्रिंसिपल। थर्ड इम्पैक्ट ये है कि स्पेनिश सिविल वार हुई थी 1936 से लेकर 1939 तक। एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन फैशिस्ट और कम्युनिस्ट फोर्सेस के। इसमें क्या था कि नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने सपोर्ट की थी, अपोजिट साइड्स को सपोर्ट किया था। फोर्थ इम्पैक्ट ये है कि जापान में मिलिट्रिज्म हो गई थी, जापान ने इन्वेड किया था मंचूरिया को 1931 में और चाइना को इन्वेड किया था 1937 में। तो ये चीज़ चैलेंज करती है वेस्टर्न इंटरेस्ट को एशिया में। तो जॉर्ज ऑरवेल अपनी बुक होमेज टू कैटोलोनिया में ये कहते हैं फैशिज्म के बारे में, फैशिज्म इज़ अ लाई बाय बुलिस, फैशिज्म इज़ अ लाई टोल्ड बाय बुलिस। ये थ्योरीज अप्लाई करते हैं इसमें हम फैशिज्म पे। कौन कौन सी थ्योरीज अप्लाई होती हैं? सबसे पहले रियलिज्म अप्लाई होती है। कैसे? फैशिस्ट स्टेट्स जो हैं वो परस्यू करती हैं पावर और सिक्योरिटी थ्रू मिलिट्री एक्सपेंशन। अब फैशिस्ट स्टेट्स के पास होगी तो वो क्या करेगी, पावर को भी परस्यू कर लेगी और सिक्योरिटी को भी। दूसरी थ्योरी अप्लाई होती है लिबरलिज्म किस तरह से अप्लाई होती है कि जो फेलियर है डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस का, जैसे डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, लीग ऑफ नेशंस है, वो अलाउ करती है फैशिस्ट के एग्रेशन को ताकि वो और मज़ीद बढ़े। कॉसल एरो मेथड इसमें भी अप्लाई करते हैं हम, क्योंकि हमारा सेकंड वो है राइज ऑफ फैशिज्म इन यूरोप, इस पे हम कॉसल एरो मेथड अप्लाई करते हैं। कॉसल एरो मेथड इस तरह से अप्लाई होगा कि सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन है। इकोनॉमिक डिप्रेशन से क्या होगा, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ होंगी। ठीक है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ हुई तो उससे क्या होगा, हमारे पास मिलिटराइजेशन होगी तो वो ऑटोमेटिकली लीड करेगी वॉर को। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन एरो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज एरो मिलिटराइजेशन एरो वॉर। अब लेवल ऑफ एनालिसिस भी देख लेते हैं हम। लेवल ऑफ एनालिसिस में इंडिविजुअल लेवल देखते हैं। हिटलर, मुसोलिनी एंड फ्रांको, इनकी पर्सनल एम्बिशंस थी और आइडियोलॉजीज थी। इंडिविजुअल लेवल पे हमने इस चीज़ को एनालाइज किया। स्टेट लेवल पे हम फैशिज्म को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, देखें। स्टेट लेवल पे नेशनलिज्म होती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जो जर्मनी में थी, इटली में थी, जापान में थी, इस तरह से
हमने इसको स्टेट लेवल पे भी देख लिया। फैशिज्म को हम सिस्टमेटिक लेवल पे देखते हैं। सिस्टमेटिक लेवल में इस तरह से है कि वीक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो फेल हो गए थे कि वो रोक सकें एग्रेशन को। इस तरह से इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल और सिस्टमेटिक लेवल पे अप्लाई होगी ये। थर्ड इवेंट हमारे पास ये है कि कोल्ड वार का टाइम पीरियड। द कोल्ड वार 1947 टू 1991। कोल्ड वार जो है वो एक जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स और द सोवियत यूनियन USSR। वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड वार जो हमारे पास हुई थी 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड के बीच में, तो ये उसके बाद से कोल्ड वार स्टार्ट होती है। इसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं? ये एक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री राइवलरीज थी विदाउट किसी भी डायरेक्ट फुल स्केल वॉर के। दो जो हमारे पास बड़ी सुपर पावर थी उनके बीच में दोनों साइड्स जो थी इंगेज थी प्रॉक्सी वॉर्स में, आर्म्स रेस में, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में, और वो चाहती थी एक्सपेंड करें अपना इन्फ्लुएंस ग्लोबली पूरी दुनिया पे। विंस्टन चर्चिल 1946 में वो वार्न करते हुए कहते हैं कि एन आयरन कर्टन हैज़ डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब कोल्ड वॉर के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला की फीचर है डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। ये किस टाइम पीरियड के बीच में हुआ? डीकोलोनाइज एशिया और अफ्रीका 1945 से लेकर 1960 के टाइम पीरियड के बीच में। नई नई इंडिपेंडेंट नेशंस बनी थी, बैटल ग्राउंड मिल रहा था उनको कोल्ड वॉर के लिए कि इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। सेकंड की इवेंट ये था कि एरा ऑफ टाइड बाइपोलैरिटी। एरा ऑफ टाइड बाइपोलैरिटी कोल्ड वॉर में बहुत फेमस है। ये इसका टाइम पीरियड है 1947 से लेकर 1962 के बीच में। एक्सट्रीम टेंशन्स होती हैं ना, उसमें क्या क्या था, कौन कौन से इवेंट्स थे? एक था बर्लिन ब्लॉकेड, वो जो 1948 से लेकर 1949 के टाइम पीरियड के बीच में हुआ। उसके बाद नेटो और वर्सा पैक्ट की फॉर्मेशन हुई। फिर कोरियन वार हुई, कोरियन वार 1950 से लेकर 53 तक। और उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए जो 1962 में हुए। ये था एरा ऑफ टाइड बाइपोलैरिटी, इसके की इवेंट्स। फिर हमारे पास तीसरा की इवेंट है दितांत पीरियड, जो कि 1962 से लेकर 1979 के टाइम पीरियड के बीच में हुआ। ये एक रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स थी थ्रू डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स, और जैसे साल्ट 1 हो गया, साल्ट 2 हो गया, इसी तरह से हेलसिंकी अकॉर्ड्स हो गए और US चाइना डिप्लोमेसी हो गई। फोर्थ की इवेंट ये था हमारे पास कोल्ड वार का कि रिवाइवल हुआ था कोल्ड वार का 1979 से लेकर 1991 तक। जो सोवियत इन्वेजन थी अफगानिस्तान में, सोवियत ने इन्वेड किया था। रीगन्स एग्रेसिव पॉलिसीज थी। इसके अलावा कोलैप्स था सोवियत यूनियन का 1991 के टाइम पीरियड के बीच में। इस तरह से कोल्ड वार का रिवाइवल हुआ। जॉन एफ कैनेडी इस बारे में ये कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, लेट एवरी नेशन नो that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship to assure the survival and success of liberty। इसी तरह से माइकल गर्बाचोव वो ऑन द एंड ऑफ द कोल्ड वार इस चीज़ को बयान करते हैं, इफ़ नॉट फॉर पेरेस्ट्रोइका द कोल्ड वार वुड हैव एंडेड इन न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी। तो फाइनली ये जो हमने 3 वॉर्स देखी, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 का टाइम पीरियड और कोल्ड वॉर, तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है बिटवीन 1919 से लेकर 1991 तक का, उसको हम मार्क कर सकते हैं कि कुछ मेजर ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, इंक्लूडिंग द राइज ऑफ कम्युनिज्म, द स्प्रेड ऑफ फैशिज्म, द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, द कोल्ड वॉर एंड द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इस टाइम पीरियड में उन्होंने एक शिफ्ट देखा डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, जो कि शेप करता है मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार का टाइम पीरियड देखा, उसके मेजर की इवेंट्स देखे, की फीचर्स देखे और उनका इम्पैक्ट देखा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट कोल्ड वॉर एरा को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से नए ग्लोबल डायनामिक्स शेप में आते हैं। थैंक यू।